नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेलिया और अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ है उज्जैन दक्षिण के विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मोहन यादव जी वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही संघ में भी उनकी बहुत गहरी पकड़ है। उच्च शिक्षा को लेकर वो लगातार प्रदेश में जो कोरोना की बात की स्थितियां हैं उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं और छात्रों के लिए बेहतर विकल्प, बेहतर रास्ते निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने विभाग के साथ मिलकर। तो आइए हम बात करते हैं मोहन यादव जी से। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं, बच्चों के एडमिशन की दिक्कत आ रही है, बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस का मामला है, तो इससे निपटने के लिए क्या है? क्योंकि शिकायतें आ रही हैं कि प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई है, लोगों को टाइम पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि जैसे ये 21 मार्च के आसपास से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ, वो एक ऐसा समय था जब कई कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में परीक्षा का, जैसे अहिल्या विश्वविद्यालय में लगभग 70% परीक्षा निपट चुकी थी। कहीं 30, 40, 35, 60% तक परीक्षा हुई। कहीं रीवा जैसा यूनिवर्सिटी थी जहाँ नहीं भी हुई, लेकिन 4 दिन बाद चालू होने वाली थी। एकदम ये जो एक आपदा आई और उसके कारण से हमारा वो सेशन जो थोड़ा सा बिगड़ा कि लगातार फिर अगले एडमिशन तक पुरानी परीक्षा का कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये एक संकट आया। और उसके बाद नए एडमिशन की बात आई तो ये हमने अपना सेशन जो पुराने से अनुभव लिया कि जो हमारा पुराना सेशन बिगड़ा तो अगला सेशन नहीं बिगड़े, इस दिशा में तुरंत विभाग ने त्वरित गति से निर्णय लिए। निर्णय इस प्रकार से लिए, जैसे 5 अगस्त से हमने नया सेशन ऑनलाइन एडमिशन की दृष्टि से स्टार्ट कर दिया कि आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके भी 2 चरण, पहले और दूसरे चरण में हमने लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को पंजीयन कर लिया है। लगभग 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों ने अलग अलग कॉलेज में अपनी सीट रिजर्व करा ली। अब चूँकि तीसरा चरण है जिसमें पूरक परीक्षा वाले विद्यार्थी भी हैं, कहीं कोई कॉलेज बदलना चाहते हैं, कोई रुक जाना नहीं करके एक नया अपना शासन का प्रकल्प है उसमें से लोग बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक तीसरा हमने राउंड आज चालू किया है। तो अगले 4 दिन में वो जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब भी एडमिशन ले चुके हैं। ये अच्छी बात है कि इसी बीच हमने हमारी परीक्षा सफलता के साथ संपन्न करा ली। 30 सितंबर तक भारत का ये पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपनी परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से कोरोना के संकट में नई विधि ईजाद करके ली है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान्य किया और इसका परिणाम ये रहा है कि हम अपने यूजी और पीजी के बच्चों के लिए एक परीक्षा कराकर उनकी डिग्री की श्योरिटी कर चुके हैं। आपको ध्यान में होगा कि जैसे कोरोना काल आया और विद्यार्थियों की परीक्षा का प्रश्न आया, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान थोड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ। तो ओपन बुक एग्जाम आप लेने जा रहे हैं तो शुरू में क्रिटिसाइज भी पब्लिक ने किया। सही बात है। ये क्या हुआ कि ओपन बुक मतलब लोगों को लगता है कि ओपन नकल कर लेंगे। एक कल्पना ही नहीं थी कि ये परीक्षा भी एक तरीका हो सकता है। फिर जैसे हमने परीक्षा की प्रणाली में इसमें रखा था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 50% मार्क्स, और इस साल वो बुक से देगा तो 50% मार्क्स आता। अर्थात अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट क्लास है बच्चा तो ही वो फर्स्ट क्लास इस बार होगा, क्योंकि 50% मार्क्स पुराने के एवरेज जोड़ने वाले थे। और इसमें भी ये उसको जब ओपन बुक से भी उसके क्वेश्चन बनाने के तरीके ऑब्जेक्टिव टाइप है, पूरी किताब पढ़ना पड़ेगी उसको, उसमें से उसको आंसर ढूंढना, ऐसा नहीं कि तो उसको अपने पेज के पेज उसमें टिप देना है। तो ये पद्धति परीक्षा की बदल गई। और ये बात भी सही है कि अब हमने आगामी दृष्टि से भी, वो जमाना गया कि जब हम ईयरली एग्जाम कराते थे कि 5 क्वेश्चन 10 में से कहीं से भी कर लो और आप अपने पास फेल हो, जो भी हो जाओ। अब आने वाले समय में परीक्षा रिफॉर्म कमेटी बना रहे हैं कि परीक्षा का और कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है। जैसे उसमें से एक पैटर्न ये ओपन बुक वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शंकराचार्य पद्धति भी एक चलती है। जो शंकराचार्य पद्धति के गुरुकुल चलते हैं उनकी पद्धति की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि वो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों को पढ़ाने में उनको 100 में से 100 ही मार्क्स लाना पड़ते हैं। अगर 100 में से 99 आ जाए तो फेल हो जाता है। ये भी एक पद्धति हमारे लिए बड़ा अटपटी लगेगी, बड़ी अद्भुत लगेगी, लेकिन ये पद्धति, शंकराचार्य पद्धति मध्य प्रदेश में लागू हो गई तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैंने क्या कहा कि परीक्षा की पद्धति कम से कम जानकारी तो हो कि वाकई वो चलाते हैं, और पूरे देश के कई राज्यों में उनकी पद्धति चलती है। लेकिन ये बात भी सही है कि वो उनकी उस पद्धति के प्रति इतने डिवोटी हैं, इतने समर्पित हैं कि वो इसका शासकीय रूप से कहीं मान्यता वान्यता का कोई मुद्दा नहीं, लेकिन बच्चे उनके बाकायदा दीक्षित भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, और पढ़ना नहीं पूरा जीवन भी अपने आप को उसके हिसाब से ढालते भी।
दूसरा एक अतिथि शिक्षकों का बड़ा मामला चल रहा है। पिछली सरकार जब भाजपा की थी तब से ये मामला था, कांग्रेस सरकार आई तो उस समय भी कुछ उनको आश्वासन दिया गया उन सरकार के द्वारा, लेकिन फिर काम नहीं हुआ। ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, इसका क्या हल है? देखिए, अतिथि विद्वान का विषय इतना अपने आप में, जैसे हम फॉलन आउट अतिथि की बात करते हैं अगर, तो ये फॉलन आउट अतिथि इसका इस रूप में मान सकते हैं कि हमारे पास में जहाँ अपने कोई रिक्त स्थान है, किसी जगह पढ़ाने वाले की कमी है, तो कई समय पहले उसके दो तरह से हमने पूर्ति करने का प्रबंधन किया है। जैसे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चलते हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेज जिनने अपने नए, मान लो कोई ने बीएससी खोली होगी, कोई ने बीकॉम, कोई बीए या जो पीजी कोर्स, उसमें अपनी फीस से ही अपने शिक्षकों को रख लेना और उसका अपने ढंग से निवर्तन करना, अर्थात जितनी फीस आएगी उस तरह से उसके सारे खर्चे मीट आउट कर दें और शासन औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति दे देता है। ये 10 साल 15 साल, कहीं और ज़्यादा समय भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो सेल्फ फाइनेंस के अपने अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 4276 के आसपास अतिथि विद्वान है, जिसमें 2500 सेल्फ फाइनेंस के हैं। अब उच्च शिक्षा का जब मैं मंत्री बना 2 जुलाई, उसके बाद में मेरा विभाग का बंटवारा तो 17 जुलाई को हुआ है, लेकिन हमने तुरंत गति से निर्णय लिया कि हमारे जो अतिथि विद्वान हैं जिनको अभी तक मानदेय मिलता आया था, तो कोरोना जैसे संकट के काल में भी उनको आजीविका का प्रबंधन होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई उनके लिए सेल्फ फाइनेंस के सारे कॉलेज है, विश्वविद्यालय, सबको निर्देश जारी कर दे कि आपको इनको पेमेंट देना है। फिर 2500 वो कम कर देते तो लगभग हमारे 1700-1800 अतिथि विद्वान बचते हैं जिनको शासन अपने स्तर पे देता है। इनको हमने 10 सितंबर तक की चॉइस फिलिंग दिलवाई, जिसमें 800-825 लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग की। अब बच्चे इतने ही 800 के आसपास है, 800 या 700 हो सकते हैं। हमने कहा कि अब जितने बाकी बच्चे व अतिथि विद्वान हैं इनके संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ जगह खाली है, कई जगह ट्रांसफ़र हो गए तो कोई दूसरे शिक्षक आ गए, या कई अतिथि विद्वानों ने ज्वाइन ही नहीं किया है क्योंकि उनको कोई और नौकरी लग गई, कुछ और काम मिल गया। तो हमारा प्रयास है कि लगभग 3500, हमारी जानकारी में है कि 3500 अतिथि विद्वानों को काम मिल गया है। अब बाकी बचे हुए लोगों के बारे में भी हमने शासन से, चूँकि अतिथियों के पद मांगने के लिए हमको फाइनेंस में भी जाना पड़ेगा, माननीय कैबिनेट तक भी जाना पड़ता है। उम्मीद कर रहे हैं कि 200-300-400 लोग जो जिनकी परमिशन बची है, उनकी परमिशन के साथ ये जो 700-800 लोग हैं, इनको हम सबको काम पे लगाने के बारे में विचार जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोरोना कारण से बहुत सारी दिक्कतें हैं, सभी विभागों में दिक्कत है, उच्च शिक्षा में भी दिक्कत है, लेकिन इसका हल निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, एक अच्छा प्रयास भी आपकी तरफ से हो रहा है। दूसरा एक विश्वविद्यालयों के साथ एक बात ये भी सामने आ रही है कि कई जगह परमानेंट कुल सचिव नहीं है, टेम्परेरी कुल सचिवों से काम चलाया जा रहा है, कई जगह कुलपतियों की समस्या है, तो फिर इनका हायरार्की सिस्टम कैसे चलेगा? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के हमारे पद देखें तो लगभग हमारे पास 3500 हजार पद दोनों जगह खाली है। और ये बात भी सही है कि चूँकि एक अकेला उच्च शिक्षा नहीं, सभी विभागों में हमारा आरक्षण संबंधी जो मुद्दा उलझा हुआ है कोर्ट में, माननीय न्यायालय के समक्ष, जब तक वो आरक्षण संबंधी रोस्टर बनाने में हमारे को शासन से या न्यायपालिका से मदद नहीं मिलेगी, तब तक हमारी परमानेंट भर्ती प्रभावित हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए लगभग 15 शासकीय विश्वविद्यालय हमारे पास है और आज की स्थिति में हमारे पास 2 ही कुल सचिव रेगुलर हैं, बाकी सब प्रभारी हैं। हमारे लगभग 93% प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य, मात्र 7% हमारे प्रभारी प्राचार्य नहीं है, परमानेंट प्राचार्य। तो ये प्रभारी प्राचार्य हो, प्रभारी बाकी सब अलग अलग लोअर स्टाफ हो, इन सब की कठिनाई ये है कि जब तक हमको इसका शासन से निराकरण नहीं हो जाता है, रोस्टर ठीक से नहीं बन जाते, भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक दिक्कत रहेगी। लेकिन नई भर्ती में बड़ा एक कारण न्यायपालिका से जो मुकदमे का निराकरण है, जब तक हमको बैठना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो अभी कहा है कि प्रदेश में भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या हल निकलता है? हाँ, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्कआउट करो किस विभाग में कहाँ की कैसी आवश्यकता है। जैसे आपने उच्च शिक्षा विभाग में हमने पीएससी से लगभग 2500 से ज़्यादा प्राध्यापकों की भर्ती कराई है, उसके माध्यम से भी गुंजाइश निकाली है। लेकिन ये जो विभागीय प्रमोशन है, जैसे आपने कहा रजिस्ट्रार बनाना है, तो डिप्टी रजिस्ट्रार से ही रजिस्ट्रार बनता है, तो उसमें जब तक रोस्टर वाला मसला नहीं निपटेगा, प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है,
उसमें रोस्टर लगेगा, प्रोफेसर से प्रिंसिपल बनना फिर उसमें लगेगा। तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं जो विभागीय प्रमोशन वाला मसला है, ये बड़े पैमाने पे इससे प्रभावित हो रहा है। अच्छा, उच्च शिक्षा में ये देखा गया है चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार पिछले हम कहें कि 1.5 साल में 2 बार बदल गई, तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो कॉलेजों की घोषणा पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार में हुई थी, नए कॉलेज खोलने की या नए संकाय खोलने की। कमलनाथ सरकार आई तो उसके बाद उनको बंद करने की बात चली कि भाई जो जहाँ पे छात्र कम हैं उनको बंद कर दिया जाए, जहाँ पे संसाधन नहीं दे सकते वहाँ पे बंद कर दिया जाए। तो ये जो खोलना बंद करने का जो एक कवायद है, तो इसका हल क्या निकल रहा है? नहीं देखो, ये दोनों बातें हैं, इसमें एक बात से काम नहीं चलेगा। हमको युक्तियुक्तकरण करना पड़ रहा है कि जहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में जो हमारे कॉलेज हैं उन कॉलेजों को बचाए रखना पड़ेगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर पे 2-2 कॉलेज हो गए, ना इसमें संख्या ना उसमें संख्या, तो ये भी विचार करना पड़ेगा उसको मर्ज कर ले। यशस्वी मुख्यमंत्री के भाव भी ये है कि हमको उच्च शिक्षा का दायरा बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये बात भी सही कि उच्च शिक्षा में अभी इस बात की गुंजाइश हमारे पास है कि हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उसको शिक्षित होकर निकलने वालों की संख्या, उसमें लगभग 6% का अंतर है। हमारा पूरे देश का आंकड़ा अगर 28% है तो हम 21.5 के आसपास ही टिके। तो हमने इसमें चरणबद्ध टारगेट बनाए, लगभग 2 साल के अंदर हम अपना राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा पार कर लेंगे। बाकी बचे हुए दृष्टि से देखा जाए तो हमने जो भवन विहीन कॉलेज है या जहाँ लेबोरेटरी नहीं है या कुछ और नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक से एक MOU हुआ है, रूसा से भी फंडिंग हो रही, स्टेट बजट से भी ले रहे हैं। लगभग 70 महाविद्यालय हमारे भवन विहीन हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भवन भी उपलब्ध कराएं, खेल का मैदान भी दें, लेबोरेटरी भी दें, लाइब्रेरी भी दें, परमानेंट स्टाफ भी दे दें। तो एक हमने अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक प्लान बनाया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हम राष्ट्रीय स्तर पर इन सारी बातों को पूरा करके आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो आपका प्लान है, क्या उसमें ये कोई एक क्लास है या ऐसा कोई प्लान है कि जो बच्चे आते हैं कॉलेज में वो केवल BCom, BSc, BA ना होके कोई ऐसा रोजगार मूलक उनको शिक्षा मिले कि वो कॉलेज से निकलने के बाद खुद आत्मनिर्भर हो सके? ये आपने धीरज पटेल जी, अच्छा प्रभु जी, अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में इस बात की बहुत गुंजाइश है और नई शिक्षा नीति को हम लागू करने जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए पढ़ना या खाली डिग्री के लिए पढ़ना अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उसको कक्षा 6 के बाद ही उसके जीवन में अगर उसको तकनीकी रूप से दक्ष होना है उसको पूरा मौका मिलेगा, और जिसको उच्च शिक्षा में जाना है उसी को कॉलेज में आना चाहिए, जैसे हमारे विदेश में भी होता है। अभी ये लॉर्ड मैकाले के टाइम से ये सिस्टम बना के डिग्री लेकर के घूमते रहो, जीवन में उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। अब डिग्री का भी 4 साल का 5 ईयर कोर्स हो जाएगा, उसके भी अलग अलग स्टेप हो गई। जैसे 1 साल में अगर पहले 2 साल अगर वो पढ़ता था तो कोई मतलब नहीं, 3 साल जब तक वो डिग्री के लिए नहीं कर लेता तब तक उसका समय का उपयोग नहीं होता। अब एक समय 1-1 साल का भी कीमती है। 1 साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी, 4 साल में शोध से डिग्री मिलेगी। तो ये जो अपनी नई शिक्षा नीति के कारण से, और जिसको शोध करना है, वाकई में रुचि रखना है, तो वो उसमें आया। बाकी अगर उसको जीवन यापन के लिए दूसरी लाइन पे जाना है तो उसको उस तरह से शिक्षा नीति में मदद मिलेगी। तो ये जो आपने बात की, और हमने इसी में अभी जैसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हम लगातार दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में अगर जिसकी आवश्यकता, उदाहरण के लिए बागवानी वाला क्षेत्र है तो बच्चों को बागवानी की कोर्स चलाओ ना, क्यों जबरदस्ती उसको BA BCom में डाल रहा हूँ। अगर उसको लगता है फिशरीज मछली पालन का कोई उपयोग करना हो तो मछली पालन के कोर्स चलाएं। तो जीवन में उसको जो आगे उसके अपने जीवन में उपयोगी सिद्ध हो जाए, 2 रोटी उसको मिले, उसके जीवन में उससे उसके मन में समाधान मिले, या पढ़ने भी हो दिल लगा के पढ़ने का तो उसको उस टाइप का मौका मिले। तो ये अब नए नए कोर्स की डिज़ाइन भी हमने करने के लिए बोला हुआ है और नई शिक्षा नीति में पूरा प्रावधान है इसका। तो ये कब आया जो आपने एक कमेटी बनाई है शायद नई शिक्षा नीति को लेकर? एक टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स के माध्यम से हमारी पहली वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। वो उसमें तमाम विद्वान जुड़े हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावना है और आगे जाकर के हमको कौन कौन से कोर्स चलाना है, कोर्स का सिलेबस भी कैसे बनाना है, ताकि सब तरह से नई शिक्षा नीति परिपूर्ण तरीके से लागू कर सकें और इसका लाभ भी सबको उठाएं। वर्चुअल मीटिंग की आपने बात की, तो क्या चूँकि कोरोना तो भी ख़त्म होता दिख नहीं रहा है, तो एडमिशन भी आप कॉलेजों में कर रहे हैं, तो क्लासेस कैसी चलेंगी? क्या ऑनलाइन चल रही है, आकाशवाणी के माध्यम से चल रही है, दूरदर्शन के माध्यम से प्लान बना रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से बना रहे हैं, हम ऐप भी बनाने वाले हैं और अभी अपने ऑनलाइन चल रही है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जिस टाइप से अब हालात दिख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर तक कुछ माहौल हमारा
कंट्रोल में आएगा। तो हमने अपने सिलेबस को कम नहीं किया है, हम इस सिलेबस से मार्च अप्रैल तक परीक्षा कराने की तैयारी में रहेंगे। कुछ प्रैक्टिकल जैसे होते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, उसके लिए तो बच्चों को लैब तक जाना ही सही पड़ता बात है। इसमें ये जो साइंस की दृष्टि से प्रैक्टिकल वाली बात आएगी, इसमें निश्चित रूप से इसका, लेकिन एक अच्छी बात है कि पूरा दिन खाली है। बच्चे की अलग अलग बैच कभी भी जा सकती। पहले अगर 100 बच्चे आते तो 100 ही आते थे, अब हमारे पास संख्या कम है, तो इसका रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको, जैसे मैंने आपसे कहा है, हम परीक्षा की रिफॉर्म कमेटी बनाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल भी भविष्य में कैसे होंगे, थ्योरेटिकल की एग्जाम भी कैसे होगी, उसको चरणबद्ध तरीके से कर सकते कैसे हैं, उसमें नया प्रयोग कैसे होगा, नवाचार की बहुत गुंजाइश है। क्योंकि टैलेंट को ना, पहले गया जमाना कि हम 10 क्वेश्चन में से 5 कराना और 5 में से उसके भाग्य निर्धारण कर देना। वास्तव में वो तो एक जुआ है। उस समय उससे जो लिखने की बन पड़ी लिख पाया, हो सकता शारीरिक रूप से कोई कमजोरी आ गई और वो नहीं लिख पाया तो पूरा साल उसका बर्बाद हो जाता था। तो आपकी बार ये संभावना है कि हम उसको परिपूर्ण तरीके से आगामी रूप से परीक्षा के लिए एक रिफॉर्म कमेटी बनाने वाले हैं। तो परीक्षा का नया पैटर्न क्या होगा उस पर विचार। ये ऑनलाइन क्लासेस की फीस का कोई एक मसला चल रहा है, शायद 1000 रुपये कुछ फीस निर्धारित की गई थी, कई जगह ज़्यादा ले रहे हैं, एक शिकायतें शायद वो भी आप तक आई होंगी। नहीं, वो 1000 रुपया दूसरे ढंग से है। इसमें एक विषय आया था कि हमारे पास जो एक परीक्षा फीस थी उसको हमने आधी की जी। और एक तरह से हमने कहा कि भाई जो बच्चे हैं, अगर वो प्राइवेट कॉलेजों में 30,000 भरना है तो एक साथ 30,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने कहा आधे में ले लो, आधे भी 15,000 ज़्यादा लग रहे थे। तो हमने कहा चूँकि मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेगी तो 1-1 हज़ार करके किस्तों में भी ले लो। तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग रहा, बहुत अच्छे लोगों ने इसमें खुशी व्यक्त की और कई लोगों के एडमिशन 1,000 रुपये में भी हो गए। लेकिन 1,000 से कम वालों को कन्फ्यूजन हो गया कि भाई हमको 1,000 देना पड़ेगा, तो कहीं 800 देना। तो हमने कहा फिर दोबारा संशोधन कराया कि भाई किसी को 700-800 फीस देना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 700-800 के 1,000 क्यों देगा। मोहन यादव जी ने पीएचडी की है राजनीति शास्त्र में, कई डिग्रियां हैं आपके पास, शिक्षा से बड़ा नाता है, तो कभी ऐसा क्यों शौक नहीं हुआ कि आप एजुकेशन फील्ड में जाएं, लोगों को ज्ञान दें, राजनीति क्यों चुनी? देखिए, ये मैं कॉलेज जीवन से इस पूरे क्षेत्र में काम करता आया हूँ। जिससे आपको ध्यान में होगा, मेरा तो साइंस सब्जेक्ट रहा। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा था, चुनाव जीत गया। सेकेंड ईयर में जब प्रेसिडेंट लड़ने गया, उसी समय मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। मैं मेडिकल कॉलेज में इंदौर में एडमिशन भी ले चुका था। लेकिन 1-2 महीने जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइन बदल जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से मैं वापस छोड़ करके फिर बीएससी करने आ गया। तो कॉलेज में पढ़ने के बाद हमको पढ़ाने ही चाहिए या नौकरी करना चाहिए। मेरे परिवार में, हमारे जीवन में 7 जन्म में कोई ने नौकरी नहीं करी है। लेकिन नौकरी नहीं कराने का मतलब अध्ययन नहीं, ऐसा नहीं। हमारे घर में सब उच्च शिक्षित हैं, तो पढ़ने का शौक सभी को है, पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ना हमारे स्वाध्याय के लिए भी अच्छा है, आत्मसम्मान के लिए भी अच्छा है और अपने मन को समाधान के लिए भी अच्छा है। पढ़ने के बाद में हम अपने जीवन के बाकी कामों को अच्छे से करते जाएं समान रूप से। चूँकि मेरा बिजनेस भी बराबरी से चलता, जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब भी था, आज मंत्री हूँ तब भी हूँ, विधायक हूँ तब भी हूँ, यूडीए चेयरमैन था तब भी। पढ़ाई के साथ अपने बिजनेस को 1 नंबर का चलाना, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन नौकरी करके अपना जीविका चलाना ये जरूरी भी नहीं है। दूसरा, आपके बारे में ये भी सुना कि जब उमा भारती की सरकार बनी थी 2003 में, तब भी आपको पार्टी ने टिकट दिया था, आपने टिकट ठुकरा दिया था। तो कोई मलाल है आपको कि उस समय यदि आप टिकट ले लेते तो आज शायद बहुत सीनियर मंत्री होते, आप अवसर देर से मिला आपको? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और हमारे सबके मन में शुरू से संस्कार रहता है, हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी हो जाती है कि हमको जो काम मिले उसको खूब आनंद से करो। और राजनीति में होने के बावजूद पदों के लिए मरना ये कभी हमने सीखा नहीं। यही कारण था कि 2003 में मुझे उज्जैन के पास बड़नगर में टिकट मिला था और मेरे से सीनियर 20 साल बड़े शांतिलाल जी धवई माँ के पुराने कार्यकर्ता थे। उनका आग्रह था कि नहीं, मेरे को टिकट मिलना चाहिए मोहन जी को, तो अभी वो टाइम है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे यहाँ, हमारे यहाँ पद्धति परिषद के टाइम से, जब मैं राष्ट्रीय मंत्री बना था 2093 में, 93 में, उसके बाद मैं संघ का स्वयं कार्यवाह बना, खंड कार्यवाह बना। तो राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद नगर का कार्यवाह बनना बहुत छोटी चीज़ होती है। लेकिन हमारे पास जवाबदारी होती, पद कोई कुर्सी से नहीं माना जाता, बड़ा हो या छोटा हो। हम सबकी ट्रेनिंग ऐसी है, जो भी काम है वो महत्व का है और उसको खूब आनंद से करना चाहिए। और मैंने जैसे 2003 में छोड़ा टिकट, तो 10-15 दिन में सरकार बन गई और मुझे प्राधिकरण अध्यक्ष बना दिया। तो एक पार्टी सब चीज़ का ध्यान रखती है और हम अगर ध्यान रखते हैं, उसी का कारण है कि मैं बहुत आनंद से, प्राधिकरण मेरा
2008 में फिर नहीं मिला तो मुझे टूरिज्म चेयरमैन बना दिया। तो मन में संतोष भी रहता है, लाभ भी मिलता है कि हमको जो काम मिले उसको आनंद से करना चाहिए। लेकिन इसमें मन का समाधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने जो टूरिज्म के चेयरमैन रहे उस दौरान कुछ कार्य कराए होंगे प्रदेश के पर्यटन विकास से जुड़े हुए, तो अब आपको क्या स्थिति लगती है? क्या वहाँ पर कुछ सुझाव दे सकते हैं आप, जो अधूरे काम होंगे उसको पूरा कराने में कुछ योगदान आपका? बिल्कुल, ये बात सही कि शासन के मंत्री होने के नाते से शासन का अपना विभाग उसका खुद का हो सकता है, लेकिन शासन का मंत्री सभी विभागों को देखता है। इस तरह से जैसे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमारे शासन के लगभग 70 से ज़्यादा विभाग है, वो विभाग मिला के 150 के आसपास हो जाते हैं। तो प्रत्येक विभाग में हमारी चर्चा भी होती है और उसके मज़े से देखने का एक चांस भी मिलता है, और सम्मान का एक पद रहता है तो उसमें अपनी थोड़ी सी सुझाव भी मानने की गुंजाइश रहती है। और मुझे खुशी इस बात की कि पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रहते हुए जो उस समय हमने काम किए थे वो एक तरह से माइलस्टोन के रूप में भी रहे। जैसे भोपाल में बड़े तालाब में हम जहाज चला रहे थे, हमने एयर टैक्सी का प्रयोग किया जो बाद के कई राज्यों ने किया, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र है, ऐसे कई लोगों ने, और मैं तो मान के चलता हूँ आने वाले समय में और भी राज्य इसको अपनाएंगे। इसी आपके प्रकार आने के पहले पर्यटन निगम के होटल बिकने वाले थे, शायद उनको बचाया आपने। ये बात सही है, उनमें से कुछ आज भी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं। दोनों बातें हैं। इसमें क्या हुआ कि हमने पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये प्रयोग कराया था कि पर्यटन विकास निगम का मतलब खाली लोगों की सेवा करना नहीं, उसमें हमने रोजगार भी ढूंढा, उसमें भविष्य की संभावना भी ढूंढी, एक उद्योग का रूप देखा। और इसलिए हमने पर्यटन विकास निगम में कई प्रयोग किए थे। जैसे उज्जैन जैसे शहर में धार्मिक पर्यटन की जगह है, तो होटल बनाने के लिए सब्सिडी देने का प्रयोग चालू किया। तो आज उसके कारण से उज्जैन में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। उज्जैन जैसे 5-6 लाख के शहर में लगभग 200 के आसपास होटल है। तो एक तिरुपति बालाजी पे जो हो सकता है, शिरडी में हो सकता है, वो उज्जैन में भी हो सकता है कि हमारे पास रुकने के इतने प्रबंधन हो जाए, लोगों को कामकाज मिले, तो पर्यटन में भी बहुत संभावना है। ये बात सही है कि खाली हम बड़ी होटल सरकारी स्तर पर चला लें तो वो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि सरकार के दायरे भी बहुत लिमिटेड है। तो हमारी होटलों को अगर लीज पे देके भी चला सकते हैं, कुछ अच्छे ढंग से उसको चलाने का मौका है तो चला भी सकते हैं। लेकिन कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी इंडस्ट्री का हुआ है तो होटल इंडस्ट्री का हुआ। ये बात भी सही है, क्योंकि इसमें तो हमारा तो ठीक है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके बड़े बड़े लग्जरी जहाज तोड़ करके बेच रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। आपके पास ये चुनाव का भी जिम्मेदारी है, अगर सीट जो है उसको जिताने की जिम्मेदारी आपके पास है, और दूसरा एक चूँकि आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो लगातार उस क्षेत्र का भी दायित्व तो आपको दिया गया है, कैसे जिम्मेदारियां निभा रही हैं? देखिए, हमारी मातृ संस्था संघ में और विद्यार्थी परिषद में काम करता है, तो हम तो सर्वहारा वर्ग वाले लोग हैं जो सब क्षेत्रों में बराबरी से काम करते हैं और सब वर्गों को साथ लेके चलना भी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही कि पार्टी की अगर लाइन रहती है कि वो पर्टिकुलर ओबीसी को भी देखती है, एसटी को भी देखती है, एससी को भी देखती है, सामान्य वर्ग को भी देखती है। और आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी माननीय यशस्वी से प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बगैर किसी का आरक्षण कम किए 10% जनरल वर्ग के भी गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया है। ये ही हमारा पार्टी की विशेषता है, सब वर्गों का ध्यान रखते हैं। वैसे में ओबीसी हमारे यहाँ लगभग 50-52-54% तक है प्रदेश का, तो ओबीसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसे 27% आरक्षण देने का अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने निर्णय कराया। पिछड़े वर्ग आयोग को उन्हें संवैधानिक दायरा, संवैधानिक मान्यता दी। अब कांग्रेस ने कभी नहीं दिया ऐसा। कांग्रेस का शासनकाल में लगभग 60-70 साल में से काफ़ी समय सरकार उनकी रही, लेकिन ओबीसी मंत्रालय का गठन भाजपा को 2012 में करना पड़ा। उनने ओबीसी वर्ग के कभी आयोग को मान्यता नहीं दी। संवैधानिक मान्यता भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने दी। कांग्रेस ने लंबे समय में कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं दिया, लेकिन भाजपा में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शुरुआत भाजपा ने करी। तो ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों को लेकर के अगर किया है तो जनता के बीच में जरूर बताना चाहिए। वो कांग्रेस झूठ बोलती है तो कांग्रेस के झूठ का इससे पोल खुलती है कि वो तथ्य बता दे, या नहीं तो हम तथ्य बता रहे हैं। तो ऐसी बातों को रखने के लिए चूंकि मंत्रिमंडल में भी आज की स्थिति है कि 33% ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली, तो वास्तव में हम तो 27% की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी ओबीसी से हुए, 33% ओबीसी है। तो ये बात को जनता के बीच में अगर चुनाव के टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे तो कब पहुंचाएंगे? जनता के बीच में ये भ्रम तो दूर होना चाहिए, जनता के बीच सच्ची बात का पता चलना है, जनता पे छोड़ दे, फिर जनता जो निर्णय करे मान्यता। अंतिम सवाल, अब आपको हम या जनता लंबे समय से देख रही है, बहुत सहज सरल मिलनसार व्यक्ति हैं आप। मंत्री बनने के बाद आपका क्या वही व्यवहार रहेगा या आगे कुछ बदलाव आने की गुंजाइश है? मैं मान के चलता हूँ लगभग
2.5-3 महीने होने आए। मैं टूरिज्म में रहा, यूडीए में रहा हूँ। परमात्मा की दया से हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं और भगवान करे कि ये अहंकार से बचे रहें, जो है वही बने रहें, यही ईश्वर से कामना। और मुझे पूरा भरोसा है कि महाकाल बाबा की कृपा से जो हम वही बने रहेंगे, और बने रहना भी चाहिए। पद तो आएंगे चले जाएंगे। लोकतंत्र में कि कभी कोई जीतता कभी कोई जीतता, और जीतने हारने का क्रम चलता रहे, यही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ऐसे में सबको सहज बने रहने में ज़्यादा अच्छा है कि जो है उसी पे आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, मोहन यादव जी जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं, जनता के व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं, और भगवान महाकाल से वो यही चाहते हैं कि वो हमेशा जनता के बने रहें, जनता की सेवा करते रहें। अनादि शख्सियत में अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।